डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोमिर फिजिक्स। आईसीएसई क्लास 10 का जो फिजिक्स का लेक्चर सीरीज़ है वो हम यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है फोर्स। तो पहले लेक्चर में हमने टॉपिक 1 से लेके टॉपिक 6 तक डिस्कस किए हैं और इस लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 7, 8, 9 दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो है उसके रिलेटेड जो पार्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपको पता होगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक सपोर्ट अप्लाई किया जाए किसी अप्रोप्रिएट पॉइंट पे तो वो ऑब्जेक्ट को हम बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है कि जहाँ पे एक फिंगर टिप्स के ऊपर एक फुटबॉल को बैलेंस करके रखा है और उसको रोटेट करा रहा है फिंगर टिप्स के ऊपर ही। तो ये कैसे पॉसिबल होते हैं, इस चीज़ को पहले हम समझ लेते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। इसका जो मास है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसका मतलब इसका वेट भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसका वेट मान लीजिए W1, इसके वेट मान लीजिए W2, इसका W3 और इसका W4। ऐसे ही और भी बहुत सारे यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे 4 पार्टिकल कंसिडर किए हैं। तो अगर इसी किसी एक पॉइंट पे हमने यहाँ पे एक सपोर्ट अप्लाई किए हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इस सपोर्ट पॉइंट से इसको मान लीजिए ओ पॉइंट, तो सपोर्ट पॉइंट से इस W1 का जो डिस्टेंस है वो R1 मान लीजिए, W2 वाला जो है इसका R2 मान लीजिए, यहाँ पे R3 मान लीजिए और इसका R4 मान लीजिए। तो ऐसे डिस्टेंस भी होते हैं, है ना। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक यहाँ पे सपोर्ट लगाया जाए या फिर पाइवोटेड पॉइंट यहाँ पे अप्लाई किया जाए, तो अगर उसके एक फ्री एंड पे एक फोर्स अप्लाई किया जाए तो ओवरऑल इस बॉडी पे क्या होते हैं ना, एक मोमेंट ऑफ फोर्स एक्ट होते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स एक्ट होते हैं जिसको हम टॉर्क भी बोलते हैं। उसको प्रेजेंट करते हैं टाउ से और उसका जो इक्वेशन होगा वो टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू ये जो डिस्टेंस है इसको आर मान लेते हैं, तो एफ इंटू आर होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा देते हैं। जिधर फोर्स अप्लाई होते हैं उधर यहाँ पे रोटेशन आता है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, है ना। तो हमने पढ़ा है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टॉर्क या फिर नेगेटिव मोमेंट ऑफ फोर्स, और अगर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई होते हैं। जो पाइवोटेड पॉइंट है वो उसके राइट साइड में हम यहाँ पे देख सकते हैं W1 एंड W2 है, तो ये वेट्स हैं और वेट भी वन काइंड ऑफ फोर्स होते हैं। तो यहाँ पे दो टॉर्क एक्ट होते हैं, एक होते हैं कि टाउ 1 लिखते हैं इसको और W1 R1 होते हैं, और एक टॉर्क यहाँ पे होते हैं टाउ 2 जिसको हम बोलते हैं W2 R2। तो वहीं लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं यहाँ पे टाउ 3 एक्ट होते हैं, W3 R3 एंड टाउ 4 भी एक्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं W4 R4, है ना। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो टाउ 1 एंड टाउ 2 होते हैं वो इसको किस डायरेक्शन में रोटेट करवाता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाता है, मतलब ये सारे नेगेटिव टॉर्क है। और जो W3 एंड W4 क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये जो दोनों टॉर्क है ये पॉजिटिव टॉर्क है। बैलेंस कंडीशन क्या होते हैं, एट बैलेंस कंडीशन में क्या होते हैं, जो नेगेटिव टॉर्क का सम होता है टाउ 1 एंड टाउ 2, और जो पॉजिटिव टॉर्क का सम होते हैं टाउ 3 एंड टाउ 4, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इस कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट बैलेंस हो सकता है। तो ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके भी अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं। और यहाँ पे हमने इसको अगर यहाँ पे एक सपोर्ट लगा के रखे हैं तो इधर जो पार्टिकल्स है वो जो टॉर्क यहाँ पे अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इधर जो टॉर्क यहाँ पे इस पार्टिकल अप्लाई कर रहे हैं, ये सारे पार्टिकल अप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों टॉर्क इक्वल होते हैं। मतलब ये सारे टॉर्क का सम और ये सारे टॉर्क का सम इक्वल होते हैं, तभी ये यहाँ पे फुटबॉल यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा पॉइंट होते हैं जिस पॉइंट में इसका सारा जो वेट है वो एक्ट होते हैं। मतलब जो टोटल यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट ऑफ वेट होते हैं और जो टोटल नेगेटिव मोमेंट ऑफ वेट होते हैं ये सारे इक्वल होते हैं, है ना, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फुटबॉल के ऊपर एक सपोर्ट इस पॉइंट पे अप्लाई किया गया है, मतलब फिंगर टिप्स वहाँ पे रखा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस फुटबॉल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ये पॉइंट है। हालाँकि हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर, मतलब इस फिंगर टिप्स के ऊपर, सपोर्ट पॉइंट के ऊपर
जो एक वर्टिकल लाइन होते हैं, है ना, ऐसे एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं अगर, तो इस वर्टिकल लाइन के ऊपर किसी एक पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है ना। तो अब कहाँ होगा इस वर्टिकल लाइन में, ये डिपेंड करता है कि ये इसका मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट, रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट जिसका मतलब है कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर रहते हैं, तो इसका जो मिडिल पॉइंट है, बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं। अब आप पूछेंगे कि सपोर्ट यहाँ पे लगाने से कैसे बैलेंस हो सकता है फिर, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये एक्ट होते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर, और फिंगर टिप्स ऊपर यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, रिएक्शन फोर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सिस्टम है, मतलब ये जो फुटबॉल है, ये यहाँ पे बैलेंस्ड है। अगर कोई इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेते हैं, इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल मिड पॉइंट पे नहीं होगा, आइदर ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा या फिर थोड़ा सा ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा। जिधर मास का डेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब जिधर भारी है, वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करता है, और जो शेप होते हैं किसी ऑब्जेक्ट का उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। यहाँ पे कुछ यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, मतलब यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे दिया गया है, ये आपको याद कर लेना है। यहाँ पे जो सर्कुलर रिंग है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, बिल्कुल उसका सेंट्रोइड में होते हैं। हालांकि रिंग के अंदर कोई मटेरियल नहीं होता, तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा कि जहाँ पे मटेरियल की आउटसाइड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि किसी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या मटेरियल के बाहर हो सकते हैं, तो यहाँ पे हो सकते हैं, एक होते हैं सर्कुलर रिंग के, ठीक है। और जो डिस्क है इसका जो सॉलिड है, अंदर भी इसका मटेरियल होते हैं, तो जियोमेट्रिकल जो सेंटर होते हैं वही हो जाता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट है। मतलब इसको अगर हम चार यहाँ पे भाग पे डिवाइड करें, तो यहाँ का जब जो मास होते हैं, इधर का जो मास होता है, इधर का मास जो होता है, इधर का मास जो होते हैं, वो इक्वल इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे मिड पॉइंट पे होते हैं। अगर ट्रायंगुलर लेमिना की बात करें, तो क्या जो मीडियंस होते हैं ना, यहाँ पे जो वर्टेक्स है, यहाँ से हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल इसके जो मिड पॉइंट है इस साइड का, वहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक मीडियन। तो इसी तरीके से और भी दो मीडियन यहाँ पे आ जाएगा। तो जो तीन मीडियन है उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं वो होते हैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायंगुलर लेमिना हो तो। अगर रेक्टेंगुलर की बात करें, रेक्टेंगुलर लेमिना की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डायगोनल्स होते हैं उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं वो हो जाता है यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे जो पैरेललोग्राम होते हैं इसका भी सेम केस है, यहाँ पे जो डायगोनल्स होते हैं उसके इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्क्वायर के भी बिल्कुल वही होते हैं, और जो रॉड होते हैं उसका बिल्कुल मिड पॉइंट, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इधर का मास और इधर का मास इक्वल इक्वल आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस इधर का वेट और इधर का वेट भी इक्वल हो जाएगा, जिसका मतलब है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल मिड पॉइंट में आ जाएगा। सिलिंड्रिकल में भी वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है कि इधर का वेट और इधर का वेट इक्वल होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, और अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में भी इक्वल होते हैं। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट लगा देते हैं तो ये बैलेंस हो जाता है, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल मिड पॉइंट पे है। तो आपके जो टेक्स्ट बुक है, सेलेना पब्लिकेशन का बुक है, वहाँ पे काफ़ी सारे यूनिफॉर्म शेप्ड ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन यहाँ पे दिया गया है एक टेबल पे। वो टेबल आप एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना। तो अब हम देख लेते हैं कि एक इरेगुलर शेप्ड लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, झूला झूला गेम खेलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक इरेगुलर शेप का एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिए हैं, देख सकते हैं आप, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, हम एक रैंडम शेप यहाँ पे लिए हैं, और उसके अंदर हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, 3 पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे, ए, बी एंड सी पॉइंट्स, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से हैंग कराएंगे। उसके बाद जब ये ऑब्जेक्ट स्टेबल में आएगा तब पॉइंट ए से एक वर्टिकल लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे और इसे बी पॉइंट से हैंग कराएंगे। तब जब ये स्टेबल में आएगा तो हम क्या करेंगे कि बी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या रहेगा कि पॉइंट ए से एक वर्टिकल लाइन मिला, पॉइंट बी से भी एक वर्टिकल लाइन मिला, तो दो लाइन एक ही साथ होगा, पहले हमने मार्क करके रखे हैं, तो ये पॉइंट, ये जो लाइन है ये भी रहेगा हमारे पास, है ना। तो अब दोबारा इस ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करेंगे और अब पॉइंट सी से इसको हैंग करेंगे।
जब ये स्टेबल में आएगा तो फिर हम पॉइंट सी से एक और वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, 3 वर्टिकल लाइन्स होगा। एक पॉइंट बी से आएगा इधर, एक पॉइंट ए से आएगा इधर, और एक पॉइंट सी से आएगा इधर। ये जो तीनों वर्टिकल लाइन्स है, ये जहाँ पे मीट करेगा ये हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस तरीके से हम किसी इरेगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड लेके एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं तो उसका जो मोशन है उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो इसका जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना, स्पीड इज कांस्टेंट। और दूसरा जो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी होते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो यहाँ पे जब पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो क्या होता है, इसका जो किसी भी एक पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड तो स्पीड के बराबर ही होते हैं, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होता है अलोंग द टेंजेंट होता है, इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में। अब जब पार्टिकल इस पॉइंट पे आएगा तो उसका जो टेंजेंट है वो चेंज हो जाएगा, मतलब इसका जो टेंजेंट हो जाएगा इधर, तो उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा इस डायरेक्शन में। क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी तभी कांस्टेंट होता है जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम होके भी ये कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट में आते हैं, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। और तीसरे पॉइंट पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसका वेलोसिटी होते हैं अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल और सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गया। तो अब देख लेते हैं कि सर्कुलर मोशन का कंडीशन क्या है। कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन, कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक टर्निंग लेते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर एक मतलब फोर्स एक्ट होते हैं जो हमें सिर्फ टर्निंग इफेक्ट में ही देखने को मिलते हैं। उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो होते हैं कि आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे जो कर्व है उसका आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, जिसका मैथमेटिकल इक्वेशन है mv²/r। मतलब इसका अगर रेडियस r होते हैं सर्कल का, ठीक है, तो ये हो गया r। और अगर ये ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी लेके मतलब भी स्पीड में रोटेट कर रहा है तो ये हो गया भी उसका स्पीड और एम हो गया उसका मास। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे एक्ट होते हैं बाहर की डायरेक्शन में। तो इसे बैलेंस करने के लिए अंदर की डायरेक्शन में एक और फोर्स का मतलब रिक्वायरमेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सो जो बाहर की डायरेक्शन में आते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे हम मैथमेटिकली लिखते हैं mv²/r कह के। और जो इनवर्ड डायरेक्शन में मतलब अंदर की तरफ एक फोर्स यहाँ पे रिक्वायर होता है इसको बैलेंस करने के लिए, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, मतलब इसके बराबर ही होगा, लेकिन ये फोर्स तो अलग है और ये फोर्स अलग है। हालांकि इसका मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तभी ये सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या क्या होते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स जैसे कि मान लीजिए कि सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रहा है, कोई सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रहा है, तो इसका जो बाहर के डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r के जैसा, लेकिन अंदर की डायरेक्शन में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होते हैं, है ना, जो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में क्या हो जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रिंग में अगर यहाँ पे बांध के रोटेट करें तो क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट में अगर रोटेट करें तो इसकी बाहर की डायरेक्शन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv²/r वो यहाँ पे एक्ट होगा, और इनवर्ड डायरेक्शन में जो स्ट्रिंग का टेंशन है वो एक्ट होगा। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स हो गया
पेटल फोर्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, सेलिना पब्लिकेशन के बुक में आपको देखने को मिलेगा, वह पढ़ लेना। यहाँ पे दो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। तो जब सेंट्रीपेटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर ऑर्बिट में या फिर सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। तो ये हो गया बेसिक कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन, जहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वल होना पड़ेगा, है ना। तो अगर क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट को अगर ज़्यादा स्पीड से रोटेट कराते हैं तो क्या होगा, बाहर की डायरेक्शन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे कट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर सेंट्रीपेटल फोर्स जो इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करते हैं वो अगर इतना सफिशिएंट नहीं हुआ तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट कट होके यहाँ पे बाहर की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो जब ये दोनों इक्वल होगा तभी एक ही रेडियस की सर्कुलर पाथ पे ये रोटेट करेगा। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब इनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स ज़्यादा हो गया तो क्या होगा कि इसका रेडियस छोटा हो जाएगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया मतलब इसका वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो गया तो इसका कट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर 4 पे एक पॉइंट आ रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर और पाथ पे रोटेट करेगा तो इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स या फिर एक एक्सेलरेशन यहाँ पे होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। क्योंकि अपने आप बाहर की डायरेक्शन में एक फोर्स आ जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको बैलेंस करने के लिए इनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या फिर फोर्स भी कह सकते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एक्ट्स इनवर्ड डायरेक्शन, मतलब रेडियली इनवर्ड, ठीक है। रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन मतलब अलोंग द रेडियस एक्ट होते हैं, सो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। और यहाँ पे कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आपको याद रखना पड़ेगा, और कहाँ पे कौन सा फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स के माध्यम में एक्ट होते हैं ये आपको भी जान लेना है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे फिक्टिशियस फोर्स एंड इट्स एग्जाम्पल। फिक्टिशियस फोर्स का और भी सारे नाम है, जैसे कि स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स हो गया। एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम एपरेंट फोर्स, एपरेंट फोर्स बोलते हैं। एक्चुअली फिक्टिशियस फोर्स क्या होता है कि रियल फोर्स नहीं होता है, तो फिक्टिशियस फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, ठीक है, नॉट अ रियल फोर्स, इसलिए इसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस फोर्स। जैसे कि एग्जांपल हो गया, क्या क्या एग्जांपल है इसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अभी हमने पढ़ा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फिक्टिशियस फोर्स है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स भी एक फिक्टिशियस फोर्स है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिक्टिशियस फोर्स क्यों है, अगर आप किसी लीनियर पाथ में मूव करेंगे तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये आपके ऊपर एक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक टर्निंग पाथ में जाएंगे, मतलब जैसे सर्कुलर पाथ हो गया ऐसे, तो क्या होगा, अपने आप ये जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये आपके ऊपर एक्ट हो जाएगा बाहर की डायरेक्शन में। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये तभी अराइज होगा जब कोई ऑब्जेक्ट एक टर्निंग पाथ में मूव करेगा। तो जब भी किसी सिस्टम में टर्निंग रहते हैं उसके साथ साथ उसका एक्सेलरेशन भी रहता है, तो उस तरीके की जो फ्रेम है उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम, क्योंकि एक्सेलरेशन रहते हैं और टर्निंग इफेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो केवल ये जो नॉन इनर्शियल या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम है वहाँ पे दिखने को मिलते हैं, लेकिन जो इनर्शियल फ्रेम होते हैं, इनर्शियल फ्रेम में ये देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए ये जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस फोर्स या फिर स्यूडो फोर्स। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्यों स्यूडो फोर्स या फिर फिक्टिशियस फोर्स बोलते हैं, या फिर ये क्वेश्चन आते हैं कि फिक्टिशियस फोर्स किसको कहते हैं, उसका एग्जाम्पल दो। तो यहाँ पे जो फिक्टिशियस फोर्स है, जो जो फोर्स सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में अराइज होते हैं लेकिन इनर्शियल फ्रेम में उसका कोई मतलब अस्तित्व नहीं होता है, तो उस तरीके की जो फोर्स है उसे हम बोलते हैं फिक्टिशियस फोर्स। जैसे कि एग्जांपल हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स एटसेट्रा। तो अभी तक हमने जो जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उसके रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम यहाँ पे लिस्ट किए हैं। आप अपना नोटबुक में क्या करना है, आपकी कॉपी में ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना है, उसके बाद उसका आंसर भी लिख लेना है, जो कि बहुत ही ईजी है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं इसका आंसर, और जो आपकी टेक्स्ट बुक है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा।
तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख के उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे और वो एक नोट की तरह आपके पास रखेंगे। जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से पहले वो नोट एक बार रिवाइज़ करके जाएँगे। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हैं, जो कि मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करके दिखाएँगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जो फ्रेंड है उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।